नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी की मुख्य परीक्षाओं की एक विशेष सीरीज़ में, जिसमें आज हम मुख्य परीक्षा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के बारे में देखेंगे। प्रश्न पत्र 3 का भाग 3, जो कि आपको पता है छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। इस संबंध में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम इस पर एक देखते हैं कि पार्ट 3 प्रश्न पत्र 3 का सिलेबस क्या होता है और उसके पश्चात एक टॉपिक उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके अन्य पहलुओं को देखते हैं। ठीक है। प्रश्न पत्र 3 का भाग 3, जैसा कि आपको पता है प्रश्न पत्र 3 का भाग 1 आपका भारतीय इतिहास से संबंधित है, भाग 2 आपका राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन से संबंधित है, और भाग 3 हमारा संबंधित है छत्तीसगढ़ के इतिहास से। एक छोटा सा इसमें सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा और मार्क्स का डिवीज़न किस प्रकार से इसमें उसको बताना चाहूँगा। ये पार्ट आपका है 75 मार्क्स का। ये पार्ट आपका 75 मार्क्स का है। ठीक है। इसका डिवीज़न कैसे है, जब आप जाएंगे तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन वाइज इसमें कैसे कैसे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। 4 प्रकार के क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। जो इस प्रकार से विभाजित है। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहते हैं हमारे? 8 क्वेश्चन। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन एंड 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। तो ये अपना टोटल 75 मार्क्स इस प्रकार से विभाजित है। इसमें जैसे आपको पता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, बाकी सभी 2, 4, 8 ये कंपलसरी रहेंगे। इनको आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट नहीं करने पे आपके मार्क्स कटेंगे। एक आपको छोटा सा बताना चाहूँगा कि पेपर 3 जो है ये पूरा आपका रिटर्न पेपर है, एक बहुत लेंदी पेपर है ना। तो इसमें आपको काफ़ी स्पीड का एक बहुत मेजर रोल रहता है ना। इसको पूर्ण करने के लिए आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के ऐसा क्वेश्चन को मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेता हूँ, एक मेरा 8 मार्क्स का छूट गया है ना, एक इसको छोड़ दिया 8 मार्क्स को, तो फिर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसमें जितना जी जान लगा देता हूँ इसको लिखने में, और इसका नंबर मैं इसमें कवर कर लूँगा। ये नहीं होता है। क्या है, थ्योरी पेपर रहेगा। आप एवरेज आप ले लीजिए 110 प्लस के आसपास, 110 के आसपास आपका मार्क्स आ रहा है ना इसमें, वो अच्छे मार्क्स कंसिडर किया जाता है ना। ऐसा नहीं आप इसमें एकदम 150 मार्क्स ले आएंगे, है ना। ऐसे पेपर में उतने मार्क्स इसमें नहीं आएंगे। तो मैक्स टू मैक्स आपको इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। इसमें देखेंगे हम कैसे आप नियर बाई रहेंगे ना। अगर आपको थोड़ा भी पता है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसके बारे में कैसे लिखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पेपर में। चाहे आप इंडियन हिस्ट्री लेंगे इस प्रश्न पत्र में, चाहे भाग 3 को छत्तीसगढ़ के इतिहास के रूप में इतिहास को लेंगे। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन मल्टीपल वे से बना देते हैं, है ना। कोई भी एक मतलब छोटा सा भी आपका कोई रहेगा टॉपिक, वहाँ से और डीप में जाके एक छोटा सा कोई पार्ट उठा लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन दे देंगे, और वो क्वेश्चन भी आपको 8 मार्क्स जैसे में दे देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास उसका क्या बोलते हैं कंटेंट नहीं रहता। तो इस कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है इन क्वेश्चन को, इसको एज पॉसिबल एज ट्राई करना है कि अटैम्प्ट करना है। जब आप अटैम्प्ट करेंगे तभी इसमें नंबर मिलेगा। भले आपको 4 मिले, 3 मिले, 3 मार्क्स मिल जाए, 4 मार्क्स मिल जाए, 2 मार्क्स मिल जाए, कुछ भी मार्क्स मिल जाए, ये एकदम कंपलसरी है थ्योरी पेपर में। आपको किसी भी मतलब आपको टॉपिक के बारे में पता है, उसको नियर बाई वे में रिटर्न में कैसे जाना है, ये आगे हम देखेंगे कि कैसे कई टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स है, उस पर
आपको क्वेश्चन आया हुआ है उसको अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। क्विक एक सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट है, छत्तीसगढ़ का इतिहास फिर कैसा है, वैदिक युग, गुप्त काल, प्रमुख राजवंश से छत्तीसगढ़ के राजवंश के बारे में बोल रहे हैं, है ना। इसमें जैसे राजर्षि तुल्यकुल, नल, सरबपुरी, पांडु, सोमवंशी। सिलेबस में कुछ नहीं भी दिया है वो भी हमको पढ़ना है। क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास दिया हुआ है तो ये सिलेबस भले ही 3 लाइन में ख़त्म कर दिया, बट हमको पूरा ही इसको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जैसे हमारे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में दिए है ना, उसके हिसाब से हमको इसको पूरा कवर करना है। ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके। कलचुरी हो गया, मराठा हो गया, है ना, कलचुरी प्रशासन, मराठों का दिन, छत्तीसगढ़, ये सबसे क्वेश्चन दिए ही जाते हैं आपको। 8 मार्क्स 15 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे। 1857 क्रांति हो गया, है ना, रियासतों के बारे में देखेंगे, जमींदारियों के बारे में देखें, सामंती राज, ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पार्ट हो गया आपका 1857 क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन। ये जितने भी यहाँ पे जैसे भारत में आंदोलन हुए ना, बंग भंग आंदोलन, हमारा रोलेट एक्ट का विरोध, है ना, और जलियांवाला बाग का विरोध, है ना, और क्या हो गया, सहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में विशेष जो हुए हैं क्या था, जैसे कंडेल नहर सत्याग्रह, और आपका झंडा सत्याग्रह देखेंगे, है ना। ऐसे मतलब और जो टॉपिक्स हैं इस सभी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपका सिलेबस में तो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन दे दिया है ना, इसमें डिटेल में दिया नहीं, पूरे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन देखेंगे, कृषक आंदोलन, जनजातियों का आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनजातियों का आंदोलन छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से हुआ है ना, जनजातियों का आंदोलन, ठीक है। राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, ये आपका सिलेबस है, यहाँ से हम देखेंगे। इसको पूरा हमको कवर करना है और साथ ही साथ हमको ना इसको मेंस के वे से कवर करना है। जब हम मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जा रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ तो आप लोग जब जो प्री पढ़ चुके हैं वो जान रहे होंगे कि ये सब का फैक्ट बहुत दूर तक जाके, है ना, पढ़ाई कर चुके हैं, है ना, डीप में उन्होंने स्टडी किया हुआ है फैक्ट्स के बारे में। अब ये फैक्ट्स को आपको रिटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, फैक्ट्स को आपको रिटर्न में कैसे बदलना है, ये टेक्निक हमको मुख्य परीक्षा में सीखनी है, लिखित परीक्षा में सीखनी है। और उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो हमारा आंसर अच्छा बने और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स बहुत हैं, आप जाएंगे मॉडर्न क्या बोलते हैं हिस्ट्री, है ना, जो छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन, आपको नाम इतने सारे मिलेंगे। अभी देखेंगे, जैसे मैं टॉपिक यहीं से उठा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन से हम लोग असहयोग आंदोलन, है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसी में है ना सहयोग आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें मुख्य परीक्षा में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको किस वे में हम लिखित के रूप में, मतलब रिटर्न के वे में अच्छा आंसर राइट करेंगे, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में देखते हैं। जैसे आपको पता है क्या था असहयोग आंदोलन, नेशनल पर्सपेक्टिव में भी हुआ असहयोग आंदोलन। कब हुआ था, 1920 में। क्या था कार्यक्रम असहयोग आंदोलन का, इसका ना पहले एक वो बता देता हूँ। पहला क्या था इसका, पृष्ठभूमि क्या था असहयोग आंदोलन चालू करने का। लगातार ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या किया जा रहा था, भारतीय और उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा था। रोलेट एक्ट पास कर दिए। क्या था रोलेट एक्ट में, नो अपील, नो दलील, नो वकील, है ना। इसमें जैसे आपको पता है रोलेट एक्ट में
कि किसी भी क्या बोलते हैं, किसी की भी गिरफ्तारी बिना उसके क्या बोलते हैं अपील, ना उनको अपील का अधिकार दिया गया, ना तो उनको दलील रखने का अधिकार दिया, ना वकील रखने का अधिकार दिया गया। ऐसा एक्ट पारित किया जिसको काला कानून कहा गया था। इसको किसी भी मतलब बिना उसको अपराध सिद्ध करने का मतलब अपराधी सिद्ध कर दिया गया, उसको मतलब अपने अपराध को बेगुनाही साबित करने का भी मौका नहीं दिया जाता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो ये कंटिन्यू ये सब लगभग कौन सा टाइम का है, 1919 के आसपास की घटनाएं हैं। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश शासन का रवैया एकदम दमनात्मक था ना, दमनकारी था। प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका दमन किया जा रहा था, है ना। जलियांवाला में वो सभा कर रहे थे, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई, है ना। खिलाफत आंदोलन में, है ना, मुस्लिमों को मतलब उनका जो जैसा वादा किए थे उसके प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उसको नहीं वो किया गया, है ना, उसको पूर्ण नहीं किया गया। इसके खिलाफ जैसे खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो ये ऐसा उसका पृष्ठभूमि बना। तब क्या, असहयोग आंदोलन, असहयोग। तो असहयोग आंदोलन क्या था, ब्रिटिश शासन को विभिन्न तरीकों से असहयोग करना, है ना। इसमें देखेंगे जैसे क्या क्या कार्यक्रम हुए थे। असहायता और असहयोग प्रदान करना ब्रिटिश शासन को। ठीक है, विभिन्न तरीकों से उनको असहयोग प्रदान करना ब्रिटिश शासन को। तो ये उसका पृष्ठभूमि हो गया, और ये असहयोग आंदोलन क्या था वो हो गया। ठीक है, और एक दो चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में। इसके लिए क्या हुआ था, विशेष एक अधिवेशन हुआ था 1920 में। ये आपका फैक्ट में भी काम आएगा, हो सकता है आपको नेशनल भारतीय इतिहास वाले स्वतंत्रता आंदोलन से भी पार्ट से पूछ दें, या फिर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। 1920 में विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, लाला जी की अध्यक्षता में ये हुआ था विशेष अधिवेशन। ये हुआ था आपका सितंबर 1920 में। और बाद में इसका नियमित अधिवेशन कब होता है, इसमें क्या असहयोग आंदोलन को की रूपरेखा तय की गई थी, है ना, विशेष अधिवेशन में। नियमित अधिवेशन आपका नागपुर में विजय राघवाचार्य जी की अध्यक्षता में। ठीक है, ये फैक्ट है, ये दिसंबर में हुआ था। ये आपका कभी 2 नंबर में ऐसा पूछ दिया तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन। ये नेशनल पर्सपेक्टिव में देख ली। अब इसमें हुआ क्या था असहयोग आंदोलन में, एक्चुअल में बहिष्कार करना था, विरोध करना था, ब्रिटिश शासन का विभिन्न तरीकों से विरोध करना था, है ना। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, जैसे सरकारी नौकरियों का त्याग हुआ, वकालत का त्याग हो गया, है ना, न्यायालय का बहिष्कार, ऐसे ये सब कार्य हुए थे। कई उपाधियां त्याग दी गई थी, है ना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अब हम लोग कहाँ आ गए, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में पूरा देखते हैं इसको कि असहयोग आंदोलन में हुआ क्या था छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में, और मेंस के वे से, रिटर्न के वे से, है ना। कैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन, तो आपको लिखना है। ये मान लीजिए 15 मार्क्स में आपको दे दिए कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ में इस असहयोग आंदोलन में हुए कार्यक्रम को विस्तृत रूप से समझाइए। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में दे दिया, 8 मार्क्स में दे दिया। ठीक है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको बड़ा क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, खासकर ऐसा आपको जहाँ पे मिल रहा है ना
कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल उसको ऐसा आपको रिटर्न के वे में लिखना है। कैसा हो सकता है? असहयोग आंदोलन आप जब देखेंगे ना तो दो टाइप के कार्य हुए हैं। जैसे स्कूलों का बहिष्कार हो गया, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार है ना, या अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार भी लिख सकते हैं ना। स्कूलों का भी इसमें बहिष्कार हुआ था, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार हुआ था। तो क्या हुआ था उसके मतलब पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की कि भाई बच्चों बाहर छोड़ दिया, अब अंग्रेजी शिक्षा नहीं करना है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, तो स्कूल से निकल गए तो उनको कुछ उसके ऑप्शन में कुछ चाहिए ना। तो क्या हुआ, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। और क्या हुआ था, न्यायालय का बहिष्कार हो गया। तो क्या हो जाएगा, न्यायालय का अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर हमको कहीं तो फिर क्या बोलते हैं न्याय के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो इस टाइप से। और क्या हुआ था, जैसे विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर दिए, अब विदेशी का तो बहिष्कार कर दिए, फिर वस्तु तो हमको सामग्री तो चाहिए ना, कपड़ों विदेशी वस्तु और विदेशी कपड़ों को बहिष्कार कर दिए। तो वैसे में उसके क्या बोलते हैं कंपनसेट करने के लिए उन चीज़ों को क्या क्या कार्य हुए थे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना। जैसे मैंने पहला आपको दिखाया है असहयोगात्मक कार्य, तो ऐसा क्वेश्चन को हमको दो पार्ट में, जैसे असहयोग आंदोलन कैसे टाइप से डिवाइड हो गया आपका, फर्स्ट हो गया असहयोगात्मक कार्य, ठीक है, असहयोगात्मक कार्य हो गया। उसके बाद सेकंड क्या हो गया आपका, इसमें रचनात्मक कार्य। पहला असहयोगात्मक, दूसरा रचनात्मक। असहयोग किए तो उसके बाद उसको इन चीज़ों की पूर्ति के लिए क्या क्या रचनात्मक कार्य किया गया। तो चलिए इसी में देखते हैं। पहला क्या हो गया हमारा असहयोगात्मक, दो पार्ट हो गए, असहयोगात्मक और रचनात्मक। रचनात्मक इसके बाद देखेंगे। पहला हम देखते हैं असहयोगात्मक। असहयोगात्मक में क्या क्या गतिविधियां संचालित की गई थी। जैसा आपको पता है, फैक्ट्स में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। उपाधियों का त्याग, उपाधियों का त्याग। जैसे आपको पता है ना, वामनराव लाखे जी, बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी थेक्कर, है ना, सेठ गोपी किशन, ये सब ने क्या त्यागा था, राय साहब की उपाधि त्यागे थे। तो आपने पहला पॉइंट क्या डाल दिया, सहयोगात्मक कार्य लिखे। जैसे भी आपने जब आंसर शीट आपको मिलेगा, असहयोगात्मक कार्य है ना, क्या है पहला, सरकारी उपाधियों का त्याग, ठीक है। अब आपको दो तीन नाम लिख दिए, उसके बाद ऐसा है ना, क्या लिख दिए है ना, वामनराव लाखे जी, बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी थेक्कर, सेठ गोपी चंद द्वारा राय साहब की उपाधि, काजी शेर खान द्वारा शेर खान की उपाधि, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे के द्वारा राय साहब की उपाधि का त्याग। ऐसा हो गया आपका। ऐसा मतलब आपको ना इसको वैसा दो पार्ट में एक ब्रॉड में बांटे, फिर आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए इसमें, है ना, एक एक पॉइंट्स बनाए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ऐसा टाइप से इसको इस वे से आपको आंसर राइटिंग करना है। जब भी आंसर राइटिंग में जाएंगे ना, आपको हमेशा कोशिश करनी है ऐसे में कि आप डिवीज़न एज मच एस करें जो क्लियरिटी से एकदम दिखाई दे आपको, क्या बोलते हैं जो चेकर है ना उनको। तो ठीक है, ऐसा क्या हो गया, जैसे अब इसमें एक बार आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या कार्यक्रम हुए, फिर आपको ये समझ आ गया ना कैसा उपाधियों का, पहले क्या बोलते हैं उपाधि त्याग हो गया, फिर सेकंड आ गया सरकारी नौकरियों का त्याग। एक दो नाम वहाँ डाल दिए, शिवलाल वर्मा, रंजन श्रीवास्तव, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार कर दिए, है ना। अब डाल दिए कहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा के, दो तीन नाम याद रख लीजिए, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, है ना, ये एकदम केंद्र थे। ये हमेशा आपको आएगा, है ना। जो स्कूल, एक दो स्कूल है उनका नाम याद रख लिए, है ना, इन 6 स्कूलों में स्कूलों का बहिष्कार कर दिया गया, एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिए। बड़ा क्वेश्चन है आपके पास रहेगा 23-24 लाइन्स 15 मार्क्स में, तो उसके हिसाब से आपको स्पेस मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। जैसा आपको आगे क्लासेस चालू होंगी तो उसमें बताया जाएगा कैसे आपको मार्क्स के डिवीज़न के हिसाब से आपको कैसे स्पेस में आपको लिखना है। वकालत त्याग, ये इंपॉर्टेंट है। वकालत त्याग आपके प्री में भी पूछा जाता है कि किस स्थान से कौन से व्यक्ति ने वकालत त्याग, उसको मैच करने के लिए भी दिया जाता है ना। और ऑप्शन में भी पूछ सकते हैं, है ना, कैसे टाइप से किसने कहाँ से वकालत त्याग की प्री में। अब लेकिन मेंस के में आपको एकदम स्पेसिफिक नहीं ज़रूरी है ना कि कहाँ पे किसने, जैसे एकदम लिखना है, मतलब यही ये गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा बहुत
कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि दुर्ग से इसने त्यागा था कि नहीं त्यागा था, कि इन्होंने राजनांदगांव से त्याग किया था वकालत का, ये ज़रूरी नहीं है। आपने वकालत त्याग लिखा, वकालत का त्याग लिखा, लिख दीजिए यहाँ से। जैसे आपको जनरली पता, मतलब जब पढ़े होंगे फ्री में तो पता होगा, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित राम नारायण तिवारी, है ना, बिलासपुर से ही राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त हो गए, है ना, रत्नाकर झा। तो ऐसा 2-3 पॉइंट में लिख दिए कि यहाँ से इन्होंने वकालत का त्याग कर दिया, है ना, रायपुर से दुर्ग से बिलासपुर से इन्होंने वकालत का त्याग किया। फिर आ गया न्यायालयों का बहिष्कार, ब्रिटिश न्यायालय थे उनका बहिष्कार किया गया। काउंसिल चुनाव का बहिष्कार, यहाँ भी नाम आपको मिल जाएंगे, है ना। रायपुर जिला परिषद से जैसे यादवराव देशमुख जी ने काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया। बाद में और प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कौन कौन आए थे, एक आपके बाजीराव कृदन जी धमतरी एरिया से, और रायपुर बलौदा बाजार से फगुआ रोहित दास, इन्होंने भी चुनाव का फिर चुन के आया, लेकिन फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसमें क्या क्या घटना हुआ था, थोड़ा थोड़ा घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए, है ना, क्या हुआ था एक्चुअल में। वस्त्रों को जलाना, इसमें नाम आएगा, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपको याद नहीं है तो भी, है ना। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि जगहों में विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, है ना। विदेशी वस्तुओं का व्यापार बंद कर दिया गया व्यापारियों के द्वारा। तो 2 पॉइंट इसी में मिल गया आपको, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार डाले, है ना। विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया गया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अन्य स्थानों पे, है ना। इसमें रत्नाकर झा, प्रभुलाल काबरा, ऐसा नाम आपका आता है ना। अपनी पत्नियों की साड़ियों को जलाया। व्यापारियों ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का व्यापार बंद कर दिया। करों का बहिष्कार किया गया, मद्य निषेध किया गया। मदिरा जहाँ पे बनता था ना, उस पर धरना दिया जाता था, इसका टेंडर होता था, इसका भी विरोध किया गया, है ना। किसी ने भाग नहीं लिया, टेंडर में भाग नहीं लिया। ये सब चीज़ आपका क्या हो गया, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 8 9 पॉइंट्स आपके क्या मिल गए, असहयोगात्मक कार्य मिल गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रचनात्मक कार्य क्या था। असहयोगात्मक हो गया, अब उसके बाद आ गया आपका रचनात्मक। असहयोगात्मक में आपने पॉइंट लिख दिए। आपके जितने पॉइंट्स हैं असहयोगात्मक में 2 3 4 करके जो भी लिख दिए। अब सेकंड पार्ट आपका आ गया रचनात्मक आ जाएगा। मैंने इसको जैसे फर्स्ट डाल दिया, ये आपका एज इट इज़ चला, 8 9 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे आपका आ गया फिर रचनात्मक। ये आपका आंसर शीट के वाइज बता रहा हूँ मैं, असहयोगात्मक, रचनात्मक, ऐसा डिवाइड कर दिए। अब रचनात्मक में क्या हो गया आपका, विरोध तो हो गया, क्या चीज़ का, ब्रिटिश शासन का। असहयोग प्रदान उनको कर दिए, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या चाहिए, कुछ तो उसका ऑप्शन चाहिए। जिन चीज़ों का विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं और विद्यालयों का बहिष्कार कर रहे हैं, सबसे पहला रचनात्मक में आ गया राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। स्कूल का बहिष्कार किए तो कहाँ हमको राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किए। अब इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन है, आपके पास बहुत मतलब मेन आपको इस टॉपिक को कवर करना है। कहाँ पे, असहयोगात्मक में आपने बहुत सारे पॉइंट दिया, रचनात्मक में दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक राष्ट्रीय विद्यालय को डिटेल से नहीं जाएंगे। आपने लिख दिया इसमें राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, पॉइंट्स बनाया, लिख दिया रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में आदि में, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, और कहाँ हुआ था आपका धमतरी, है ना, राजनांदगांव, इन जगहों पे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, है ना। सहयोग, इस रचनात्मक कार्य की असहयोग आंदोलन के दौरान आपका राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। जब स्पेस रहेगा आपका, इसका स्पेस आपको मैनेज हो जाएगा, आप नाम दे सकते हैं, है ना। अगर छोटा छोटा नाम देना चाहें तो उसमें दे सकते हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन में आपको आवश्यक नहीं, मैं इसको स्पेशली बताऊंगा राष्ट्रीय विद्यालय को, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी अलग क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय विद्यालय का। क्या बोल सकते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के महत्व को समझाइए बोल दिए, तो आपको कैसे डील करना है आगे देखेंगे। राष्ट्रीय विद्यालय के लिए स्पेशली देखेंगे, है ना, ये क्या है, राष्ट्रीय विद्यालय क्या था,
और ऐसा ऐसे और राष्ट्रीय विद्यालय संबंधी 2-2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जब धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना और प्रकाश डालिए, बिलासपुर में स्थापना और प्रकाश डालिए, ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो पहला हमने क्या देख लिया, रचनात्मक कार्य क्या हुआ, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना अलग अलग जगहों में माधवराव सप्रे जी के सहयोग से, जैसे रायपुर में स्थापना हुआ है ना, वहाँ पे पंडित राम नारायण तिवारी जी ने प्रधान अध्यापक का कार्य किया। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त का नाम आता है ना। बिलासपुर में आपका बद्रीनाथ साव की मकान में उनके सहयोग से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। ऐसा हम अलग अलग देखेंगे, इसके बारे में आगे देखते हैं। और क्या हुआ, सेकंड, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स में भी इसको भी आपको रखना चाहिए रेडी। क्या था ये सत्याग्रह आश्रम, यहाँ पे क्या होता था, नवयुवकों को राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। इधर लिख देता हूँ, 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए लिख लीजिए इसको, है ना। राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए, युवकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए इसकी स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1921 में रायपुर में की गई थी। ठीक है, नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए ये आपका सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह का यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। ये सब टॉपिक्स आपको जब भी हम ये पढ़ेंगे ना, आपका स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, इसको स्पेशली बताया जाएगा कि कैसे कैसे टाइप से इसको, ऐसे क्वेश्चंस को आपको रिटर्न करने। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया जाता था, इसका महत्व क्या है ना, क्या कार्य होता था वहाँ पे, ये स्पेशली आपको पूछा जा सकता है। अभी हम कहाँ पे हैं, असहयोग आंदोलन में। इसका क्या क्या हो गया पॉइंट, असहयोगात्मक रचनात्मक में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, और क्या हुआ, अब खादी, आप जैसा बताया ना, विदेशी वस्तुओं का तो बहिष्कार कर दिया, अब क्या करेंगे, उसके कंपनसेशन के लिए क्या स्थापना हुआ, स्वदेशी स्टोर्स का स्थापना हुआ, खादी आश्रम का स्थापना हुआ। अब इसमें कार्य क्या क्या हुआ था आपका, खादी आश्रम का स्थापना हुआ, स्वदेशी स्टोर, इसको लिख सकते हैं ना। चरखों का वितरण किया गया, रायपुर में खादी प्रदर्शनी क्या बोलते हैं आयोजित किया गया, 3 दिन का था, रावण भाटा मैदान में। दूसरे दिन स्पेशल महिलाओं के लिए संचालित था, जिसका नेतृत्व अंजुमन बेगम ने। ये सब आपने फैक्ट्स में पढ़ा हुआ ना, इसी को कन्वर्ट करना है आपको 1-2 लाइन्स में। बड़ा को आंसर लिख रहे हैं, 1-2-3 पॉइंट्स हो गए आपके इस पॉइंट में। अपने राष्ट्रीय विद्यालय के लिए जैसे बताया वैसा लिखा, सत्याग्रह आश्रम का बताया, खादी आश्रम का स्थापना हुआ, देवता दीन तिवारी, कैलाश सक्सेना का नाम कहाँ से आता है, बिलासपुर से देवता दीन तिवारी जी ने खादी आश्रम अपने स्वयं के निवास में स्थापित किया, आपने पढ़ा होगा, है ना। कैलाश सक्सेना ने स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। अंजुमन बेगम जैसे रायपुर में बताया, खादी प्रदर्शनी में द्वितीय दिवस महिलाओं के लिए था, वो था, ठीक है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डाउ डोमार सिंह का नाम कहाँ से आता है, धमतरी से, खादी आश्रम स्थापना के लिए। और क्या हुआ था, प्रचार केंद्रों की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए। इसमें इसमें आप डाल सकते हैं ना, विभिन्न प्रकार क्या बोलते हैं, नवयुवकों को इससे जोड़ा गया है ना, असहयोग आंदोलन का प्रचार किया गया, ये उसके लिए प्रचार केंद्रों की स्थापना अलग से की गई थी। और क्या हुआ था, पंचायती अदालतों का गठन हुआ था। इसमें जैसे सेठ जसकरण डागा का नाम ये क्या है ना, का नाम आता है, सेठ जसकरण डागा रायपुर से, और कहाँ से, धमतरी से, ये रायपुर हो गए। और आपका बाजीराव कृदंत,
ये हो गया धमतरी से। ये बस मैं नाम एक आपको उसके लिए बता रहा हूँ। पंचायती अदालत का गठन हुआ तो यहाँ क्या होता था, न्याय का कार्य होता था। विदेशी न्यायालयों का, ब्रिटिश न्यायालयों का तो बहिष्कार कर दिया गया। अब जो न्याय का कार्य होगा वो कैसे होगा, तो इनकी अध्यक्षता में, ये जो अध्यक्षता में अलग अलग जगह में, इनकी अध्यक्षता में अलग अलग जगह में क्या हुआ था, आपका पंचायती अदालतों का गठन किया गया था जो न्याय का कार्य करते थे। कोई भी विवाद होगा ना, पारिवारिक विवाद हो गया, चाहे फिर आपका फौजदारी विवाद हो गया, तो ये उस समय क्या हुआ था, एक समानांतर रूप से एक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था मतलब स्थापित करने के लिए, चाहे न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये सब कार्यों का संचालन हुआ। जैसे देख रहे हैं ना, प्रशासनिक व्यवस्था में आपका उधर का स्कूल बन के तो इधर स्कूल चालू कर दिए, है ना। उसी प्रकार से न्यायालयीन व्यवस्था चालू की गई, जिसमें जब ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार करके पंचायती अदालतों का गठन किया गया। अब आपका वो जैसे सबसे पहले देखे थे, है ना, विभिन्न क्या बोलते हैं पद का वो त्याग किए थे ना, उपाधियों का त्याग किए थे, तो जनता ने अपने जो प्रचलित क्या बोलते हैं प्रमुख नेता थे उनको अपनी ओर से उपाधियां प्रदान की। जैसे लोकप्रिय है ना, वामनराव लाखे जी को लोकप्रिय की उपाधि प्रदान किए थे, है ना। बाजीराव कृदंत को भी नाम आता है, उनका लोकप्रिय का उपाधि प्रदान किए थे। इनका नाम एक जाविए आपने और पढ़ा था ना, बाजीराव कृदंत का, कहाँ पे, हमारे जो काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किए थे वहाँ पे। तो ये इस प्रकार से आपका मैं मेनली मतलब ब्रॉड में बताना चाहूँगा कि ये आपका इस टाइप से होगा। जब भी आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना किसी आंदोलन के बारे में, तो आपको कोशिश करना है इसको डिवीज़न करके। आगे देखेंगे जैसे इसमें आप स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आता है ना, तो वहाँ पे भी किस किस प्रकार से कार्यक्रम चले ना, उसमें अब एक एज इट इज़ डिवीज़न नहीं होगा। उसमें तो कुछ ऐसा रचनात्मक सभी जगह वो नहीं होगा, है ना, रचनात्मक सहयोगात्मक टाइप का, है ना। तो ये क्वेश्चन वाइज आपका एज मच एस आपको ट्राई करना है कि पार्ट उसको किस प्रकार से डिवीज़न करना है, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब देखते हैं चलो, और इसमें अन्य घटनाक्रम और लिख सकते हैं। पर्टिकुलर आपको आ रहा है अगर सिर्फ असहयोगात्मक आंदोलन का, तो और क्या हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी का ओजस्वी भाषण हुआ था, कहाँ, बिलासपुर सनिचरी पड़ाव में, आपने पढ़ा होगा प्री में। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था, श्री राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये सब आप पॉइंट्स और दे सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट वो बताया था, राष्ट्रीय विद्यालय इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आपको असहयोग आंदोलन के पर्सपेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना का महत्व असहयोग आंदोलन के सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में बताइए। उसी प्रकार से या तो अलग से भी कोई भी आपको पूछ सकता है राष्ट्रीय विद्यालय के बारे में। 4 मार्क्स 8 मार्क्स में भी ये भी दिया जा सकता है। 2 मार्क्स में तो दे ही सकते हैं कि कहाँ से कौन किसने स्थापित किया। तो आपको ना, आपको जब भी पेपर 3 ये पार्ट 3 में अपन जा रहे हैं ना, तो आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए आपने, क्योंकि हमारे पास 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, ये फैक्ट बेस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इसमें भी एनालिटिकल जाते हैं। जैसे 4 मार्क्स में आप मराठा अगर हम पढ़ेंगे ना, सूबेदारी व्यवस्था को समझाइए बोल देंगे ना, परगना पद्धति को बताइए बोल दें, ये थोड़ा एनालिटिकल में चला गया। बट आपको पर्टिकुलर कि सूबेदार का ही पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, उसका कार्यकाल का पूछ रहा है, तो थोड़ा 3-4 फैक्ट होने चाहिए। किसी का शासन पूछ दे, वेंको जी के शासन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, बिम्बा जी के शासन में क्या घटनाएं हुई थी, तो ये 2-4 मार्क्स आपके ना, ये आपको इसमें फैक्ट्स पते होने चाहिए। तो CGPSC का जो रिटर्न पेपर है ना, वो पूरा एनालिटिकल नहीं है। जैसे एकदम बड़ा 20-20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसमें एनालिटिकल वे में जाके पूरा उसका वैसे आंसर करें, ऐसा नहीं है। 2-4 मार्क्स में आपको फैक्ट्स भी पूछे जाएँ तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे रायपुर में बताया ना, वैसे माधव सप्रे जी के नेतृत्व में भवन किसने व्यवस्था किया था, सेठ गोपी किशन जी ने, संचालन वामनराव लाखे जी ने, प्रधानाध्यापक कार्य रामनारायण तिवारी जी ने। इसी तरह धमतरी में भवन की व्यवस्था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी ने किया था, प्रधानाध्यापक अजीजुर रहमान जी थे। और आपका बिलासपुर में बद्रीनाथ साव जी के मकान में क्या बोलते हैं राष्ट्रीय विद्यालय संचालित होता था। प्रधानाध्यापक श्री दुलारी मिश्र, नंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इनका नाम आता है। राजनांदगांव बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का योगदान, और ठाकुर प्यारेलाल जी ने अध्यापन का कार्य किया था। ये मतलब आपको फैक्ट थोड़े पते होने चाहिए कि आप
राजनांदगांव में ऐसा रायपुर वाले का नाम तो नहीं डाल सकते ना, तो ये कैसा कैसा है। अब इसमें होता क्या था, ये मैं आपको ना, ये यहाँ पे आपका राष्ट्रीय विद्यालय टॉपिक यहाँ से ख़त्म हो गया है ना, यहाँ तक था। राष्ट्रीय विद्यालय का आपको वो पूछेगा ना, जब भी अगर 8 मार्क्स में पूछ रहे हैं जैसे, तो बस सिर्फ यहाँ से इसने किया था, यहाँ से इसने किया करके आप ख़त्म करने के बजाय आप लिखिए उसमें, और उसमें कार्य क्या होता था, क्या पाठ्यक्रम था वहाँ पे। आप स्कूल है तो कुछ तो है ना, पाठ्यक्रम तो होगा ना वहाँ पे। क्या होता था, अब ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार हुआ था, तो क्या हो रहा है, हिंदी में अध्ययन अध्यापन कार्य हो रहा है। उसके लिखिए पाठ्यक्रम कार्य बोल के एक और पॉइंट बना दीजिए, एक हेडिंग बना दीजिए, हिंदी में अध्ययन अध्यापन आत्मनिर्भरता की शिक्षा दिया जाता था। इसमें क्या करते थे, है ना, उनको बढ़ई हो गया, सूत कातना हो गया, लोहार वाला कार्य हो गया, है ना, ऐसे सब कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनको शुरू से आत्मनिर्भर बनाना है ना, स्वरोजगार की प्रेरणा देना है, ये कार्य राष्ट्रीय विद्यालयों में किया जाता था। छात्र आंदोलन से क्या हुआ, क्या जनता में प्रचार हुआ छात्र आंदोलन का, है ना। स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, किससे जुड़े हैं, सहयोग आंदोलन से। तो जो छात्र जो है आंदोलन है उसका जनता में प्रसार हुआ है ना, कांग्रेस के सदस्य बनाना, ये कार्य थे इनके, ठीक है। ये छात्र आंदोलन का आपका जनता में प्रचार करना, ये उनका कार्य हो गया है ना, ये कार्य हो गया। कांग्रेस का सदस्य बनाना, है ना, पूरा कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था सहयोग आंदोलन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम और कार्य पढ़ रहे हैं ना। कांग्रेस के सदस्य बनाना, ये भी उनका कार्य था। तिलक स्वराज हेतु फंड एकत्र करना, ये आप नो फैक्ट पता होगा जैसे, है ना। 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 से। ये क्या था, 1 अगस्त आपका बाल गंगाधर तिलक जी का जयंती था, 1 अगस्त 1920, इसलिए इस डेट से स्टार्ट हुआ। तो इससे गांधी जी ने क्या स्थापना किया था, एक तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड, इसमें क्या था, पैसे एकत्र करते थे। आपने छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी देखेंगे, पढ़ेंगे अभी, जैसे इसके बाद जो टॉपिक आएगा ना, कंडेल नहर सत्याग्रह आता है। आप जब टॉपिक वाइज जाएंगे ना 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह, तो यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में आए थे, तो उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए फंड एकत्रित किया था गांधी जी ने, है ना। महिलाओं ने अपने कंगन वगैरह दान किए थे, ये सब फैक्ट्स आप देखेंगे, है ना। तो ये तिलक स्वराज फंड के लिए इसमें पैसे एकत्रित करते थे, ठीक है, ये इनका कार्य हो गया। अब मैं, ये है जो आपका महत्व है, ये है असहयोग आंदोलन का महत्व आ गया, ठीक है। वो जो मैं आपको बताया ना, क्या था, किस टाइप से था आपका असहयोगात्मक रचनात्मक कार्य। उसके बाद आप जोड़िए उसमें पूरा आंदोलन में आपका असहयोग आंदोलन का महत्व जोड़िए। क्या था, सहयोग आंदोलन हुआ था तो कुछ तो हो, मतलब इसमें परिणाम क्या निकला, ये आपको बताना पड़ेगा। जब भी आपका कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, या चाहे हम जो जनजातियों का विद्रोह पढ़ेंगे, है ना, ये सब कृषि आंदोलन पढ़ेंगे, श्रमिक आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसका परिणाम क्या निकला, है ना, कुछ महत्व क्या है उसका, है ना। तो परिणाम एवं महत्व इसमें आवश्यक रूप से आप ऐड करेंगे, है ना। क्या होगा असहयोग आंदोलन का, लोगों में राष्ट्रीयता चेतना भावना का प्रसार हुआ। अभी तक ऐसा कोई बड़ा आंदोलन से छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े नहीं थे, कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, है ना, बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, छोटे छोटे विरोध होते रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन के रूप में लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार हुआ, भावना का प्रसार हुआ। छात्र वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना, देखे जैसे क्या हुआ था आपका, 2 चीज़ें इसमें आता है, क्या पढ़े हमने, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, अलग से राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए, उसमें कौन पढ़ा रहे हैं, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, हमने इतने लोगों का नाम देखा, वो कौन थे, माधवराव सप्रे जी, अमरराव लाखे जी, है ना, ठाकुर प्यारेलाल जी हो गए, पंडित रामनारायण तिवारी जी, ये सब कौन थे, राष्ट्रवादी लोग थे। तो उनके द्वारा अध्यापन किया जा रहा है, तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन से वो कनेक्ट हो रहे हैं ना। स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार हुआ, अभी तक क्या हो रहा था, विदेशी वस्तुएं पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट थोप रही थी, है ना।
तो खादी का प्रचार हुआ, खादी का पहला बार इन लोग मतलब इतना व्यापक तौर पे उपयोग बढ़ने लगा। ठीक है, सभी वर्ग धर्म जाति में एकता की भावना, सभी वर्ग के लोग इससे जुड़े। ये आंदोलन से बड़ा व्यापक आंदोलन था। जैसे देखे ना हमने, काजी शेर खान ने शेर खान की उपाधि त्यागी है ना। हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग इस आंदोलन से जुड़े। तो ये आपका एक महत्व हो गया। अहिंसात्मक तरीके से विरोध प्रकट करने की चेतना का विकास हुआ है ना। सिर्फ असहयोग करना था, धरना देना था। जैसे मद्य शराब दुकानें वहाँ पे धरना दे रहे हैं, विदेशी स्टोर्स उसके सामने धरना दे रहे हैं, ऐसा हिंसात्मक गतिविधियाँ इस आंदोलन में संचालित नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, हिंसात्मक तरीके का प्रयोग पहली बार सीखे अपनी बातों का रखने के लिए। ठीक है, व्यापक आंदोलन था, पूरे देश में विस्तार था। अब देख रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ एक्चुअल में उस टाइम मध्य प्रदेश का पार्ट था, वो भी मतलब बहुत पिछड़ा इलाका था, वहाँ तक असहयोग आंदोलन का प्रसार था। तो ये पूरे देश में व्यापक आंदोलन था ना, व्यापक विस्तार था इस आंदोलन का। तो ये आपका महत्व इसमें आ गया। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ना इस प्रकार से आपका जब भी ना बनेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास जब भी हम देखेंगे ना, तो इस प्रकार से हमारा रिटर्न के वे में जाएंगे ना। आंसर इस प्रकार से करना है हमको, जैसे मैं बताया ना, अलग अलग आप पार्ट में तोड़िए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया है तो आप पर्टिकुलर से स्पेसिफिक आंसर कीजिए। अगर आपको सिर्फ असहयोग आंदोलन का पूछ रहा है ना, गतिविधियां बोल के एकदम शॉर्ट में दी, 2 नंबर में पूछ दिया, तो 1 2 3 4 पॉइंट्स करके आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, है ना। बाकी बड़े वे में दे रहे हैं तो आपको हमेशा डिवाइड करना है। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, जो भी और आंदोलन हुए हैं ना, स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं या बड़े आंदोलन हुए हैं ना, उनको 2-3 पार्ट में किस प्रकार से डिवाइड करना है, आगे हम क्लासेस जब रेगुलर चालू होंगी तो देखेंगे। और इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें ना आपको फैक्ट्स का वैल्यू है। इसको पार्ट 3 जो है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, फैक्ट्स आपको रखना आवश्यक है। ये आपको रिटर्न में बहुत हेल्प करेगा इस पार्ट में, क्योंकि हमको जैसे, और ख़ासकर आपका 2 मार्क्स में तो ज़रूरी है ये फैक्ट पता रहना। आपको डायरेक्ट दे रहा है, सीधा कलिंग राज के बारे में दे रहा है, रत्नदेव द्वितीय के बारे में पूछ रहा है ना, और ऐसे बड़े क्वेश्चन भी दे रहे हैं। 2 मार्क्स में दे रहे हैं तब तो कुछ तो मतलब 2-3 लाइन तो उसके बारे में लिख सके, बड़ा उसको कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। दूसरा एक चीज़ रहेगा, आपको जब भी आप स्वतंत्रता आंदोलन वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी ना आपको क्या बोलते हैं, बहुत जो कौन से स्वतंत्रता सेनानी कहाँ से आ रहे हैं एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए। नाम इतने सारे हैं, आप देखेंगे जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको ना थोड़े थोड़े सब स्वतंत्रता कौन से जिले से कौन से आपका व्यक्तित्व है ना, वो मतलब आपके स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं, वो सब देखेंगे, है ना। आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे पूछा गया था गजाधर साव की भूमिका, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन में, या फिर एक पर्टिकुलर मेरे ख्याल से दिया था सविनय आंदोलन में गजाधर साव की भूमिका। ऐसा मतलब कहीं से भी उठा सकता है। और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का या फिर आपका आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है। तो ऐसा ना आपको छोटा सा मतलब कोई चीज़ उठाएंगे और आपको उसको लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इस पेपर में, आपको पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको एज मच एज ट्राई करना है। अगर आपको स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पूछ रहे तो आपको ये तो बता ही दिया उन्होंने क्वेश्चन में कि ये व्यक्ति जो है स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेट था। अब उसको आपको पॉइंट वाइज कैसे अरेंज करना है वो देखेंगे हम जब क्लास चालू होगा ना, आपको रेगुलर में किस किस टाइप से, जैसे कोई भी व्यक्तित्व के बारे में पूछ दिया, आपको नहीं पता तो उसको रिटर्न वे में किस प्रकार से लिखना है। नोन चीज़ें हैं उसको किस प्रकार से, चीज़ें हैं नोन चीज़ें हैं, आपको नहीं पता कुछ भी उसके बारे में तो उसको किस प्रकार से लिखना है। ये आपको रिटर्न में आपको एक डेवलप करनी पड़ेगी, आपको ये कला अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी,
तब आप इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी है आपका। अब जैसा कि आपको पता है, राज्य सेवा परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ ही CGPSC की अन्य परीक्षाओं के लिए साध्य एकेडमी द्वारा वर्तमान में आपका CGPSC तिहार चलाया जा रहा है, जिसमें आप एकदम मिनिमम शुल्क में यहाँ पे क्या बोलते हैं CGPSC का कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, जुड़िए हमसे, है ना। आप लाभ लीजिए इस सभी CGPSC तिहार का, और जो भी आपको, चाहे CGPSC मुख्य परीक्षा हो, CGPSC प्री का हो, CGPSC प्री प्लस मेंस का कोर्स हो, आप जिस मंच से जुड़ना चाहें इस CGPSC तिहार का लाभ लेके आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।